नमस्कार दोस्तों। मैपिंग डिस्कशन में आपका स्वागत है। यह हमारी मैपिंग का 5वां पार्ट है और इस वीडियो में कोई भी ऐसी इमेज नहीं है जो कॉपीराइट्स का वायलेशन करती है, तो इस वीडियो को हम दोनों जगह डाल सकते हैं, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पेज पे भी। पहले की जो 4 वीडियोज हैं वो आपको मिलेगी फेसबुक पेज पे, और जिसका लिंक ये है onlyis02 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यूरोप से। ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप है। एक बार कंट्रीज पर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से कंट्रीज आते हैं यूरोप के अंदर में। यहाँ से शुरुआत करते हैं। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, और यहाँ पे छोटे काफ़ी देश हैं, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया। और ये जो है नीचे, ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं। पहले एक देश होता था यूगोस्लाविया, काफ़ी टुकड़े इसके हो गए एथनिसिटी के नाम पे, और अब काफ़ी सारे छोटे छोटे देश हैं जैसे बोस्निया और अल्बानिया। यहाँ पे इटली है, ये है एड्रियोटिक सी, ये नीचे सारा है मेडिटेरियन सी, और ये ब्लैक सी हैं। ये देखिए यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं। जब कोल्ड वॉर हुआ था तो रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ ये कंट्रीज़ थे, तो डेवलपमेंट में उतना आगे नहीं जा पाए जितना ये वेस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे स्पेन, फ्रांस और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज़ आते हैं बेलारूस, यूक्रेन और रोमानिया, जॉर्जिया, ये सारे देश आते हैं। अब ये ऊपर जो कंट्रीज़ हैं ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज़ इन्हें कहते हैं। और यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। काफ़ी अमीर देश ये हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इनको काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिलती हैं, काफ़ी अच्छा स्थान इनको मिलता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क भी, तो ये सारे देश हैं। तो देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर यूरोप के बारे में डिस्कस करें तो 51 देश आते हैं यूरोप के अंदर में, 51 इंडिपेंडेंट देश आते हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जैसे रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और टर्की। ये आधे यूरोप में हैं, आधे एशिया के अंदर में हैं। समझ गए? हमें आमतौर पे सिर्फ रशिया और टर्की का याद रहता है। रशिया और टर्की आधे यूरोप में है, आधे एशिया के अंदर में है। लेकिन कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया ये भी दोनों के अंदर में है, यूरोप के अंदर में भी है और एशिया के अंदर में भी है। और कुछ 2 देश जैसे आर्मेनिया और साइप्रस, ये देखिए पॉलिटिकल तो वैसे यूरोप में आते हैं, जोग्राफिकली ये एशिया के अंदर में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे देखिए साइप्रस जो है काफ़ी एशिया के नज़दीक है, और पॉलिटिकल वैसे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, और वैसे पॉलिटिकली ये यूरोप के अंदर में आता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अभी कुछ सीज की हम बात कर लेते हैं। आसपास सीज को कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं, ये यूपीएससी का काफ़ी बार फेवरेट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले बात करते हैं एड्रियाटिक सी की। कौन कौन से कंट्रीज एड्रियाटिक सी को टच करते हैं, तो यहाँ पे है एड्रियाटिक सी। इसके वेस्ट में तो पूरा इटली है, और जो ईस्ट पार्ट में ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे टुकड़े हुए थे यूगोस्लाविया के, उसके बाद ये कंट्रीज़ बने थे एथनिसिटी के नाम पे। तो ये कंट्रीज़ आते हैं अल्बानिया, बोस्निया, क्रोशिया, ग्रीस और ये स्लोवेनिया। ये सारे कंट्रीज़ आप याद रख लीजिएगा, देख लीजिएगा मैप में, ऐसे याद नहीं होंगे रट्टा मार के, लेकिन एक बार मैप से देख लेंगे अच्छी तरह से तो वहाँ पे ऑप्शंस देख के हमें याद आ जाएंगे। समझ गए? अब अगला सी डिस्कस करते हैं, ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो ब्लैक सी के आसपास ये कंट्रीज़ हैं बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की। ये रे रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया, टर्की, ये सारे देश ब्लैक सी के आर पार फैले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कैस्पियन सी की। कैस्पियन सी के जो चारों ओर फैले हुए हैं वो फैले हुए हैं 5 कंट्रीज़, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान। कोड बन जाता है कितार। कितार कोड से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नॉर्थ सी की बात कर लेते हैं। नॉर्थ सी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो देखने से ही पता लग जाएगा, ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता है नहीं। यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज आसपास हैं नॉर्थ सी के, ऊपर है नॉर्थ सी। और उसके बाद में आता है, ये तो हो गया कैस्पियन सी हो गया, उसके बाद में आता है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी की बात करें तो बस एक बार मैप को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ऐसे एक एक को याद बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन देख के याद आ जाएंगे। ये सारे कंट्रीज़ मेडिटेरियन सी के टच करते हैं। पुर्तगाल, स्पेन और ये फ्रांस, इटली, ये सारे जो कंट्रीज़ हमने डिस्कस किए, जो छोटे छोटे देश हैं, टर्की, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। आगे ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा 2015 में यूपीएससी ने पूछा था, जो ये 4 ऑप्शंस दिए थे, सीरिया दिया था, इजराइल दिया था, जॉर्डन दिया था, और ये 4 एक आधा और था ऑप्शन। उसमें यूपीएससी ने ये पूछा था कि कौन सा ऐसा देश है जो मेडिटेरियन को टच नहीं करता, तो जॉर्डन नहीं टच करता, जॉर्डन थोड़ा साइड में पड़ता है। तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है।
तो आप बिल्कुल मैप को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ध्यान से देखने से, इमेजिन करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे एक एक देश याद रखने से, अब 15-20 देश है याद रखने लगेंगे तो वहाँ पे जाके हम भूल जाएंगे। ये सिर्फ अपने दिमाग में इमेज बनाने से याद होंगी ये चीज़ें, वैसे रट्टा मारने से याद नहीं होंगी। कितना कितना हम याद करेंगे। आगे क्या है, आगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। ये देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। गुल्फ ऑफ बोथनिया कौन कौन से देशों के बीच में है, तो गुल्फ ऑफ बोथनिया यहाँ पे है, वेस्ट में स्वीडन है, ईस्ट में फिनलैंड है। बाल्टिक सी के बारे में पूछा जा सकता है, तो बाल्टिक सी को तो ये सारे कंट्रीज टच करते हैं, जर्मनी, पोलैंड, और यहाँ पे जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया। और गल्फ ऑफ फिनलैंड के बीच में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ऊपर फिनलैंड है, नीचे इस्टोनिया, रशिया है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक दो बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। डोवर स्ट्रेट कहाँ है, आप बताइए डोवर स्ट्रेट कहाँ है। डोवर स्ट्रेट देखिए, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है आपस में। वेस्ट में इंग्लिश चैनल है और ईस्ट में नॉर्थ सी है, और ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। ऊपर इंग्लैंड है, नीचे फ्रांस है। याद रखिएगा डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर। अब कुछ फिजिकल, इंपॉर्टेंट फिजिकल लोकेशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट लोकेशन है एल्प्स। सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जो यूरोप की है, एल्प्स माउंटेन रेंज। और काफ़ी बॉक्साइट और आयरन यहाँ पे मिलता है, और कई सारे देशों के बीच में फैली हुई है, जैसे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इन सभी देशों के बीच में ये एल्प्स की रेंज फैली हुई है। आगे क्या है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस है एपिनीज। यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए, जो ये है एपिनीज, ये इटली के अंदर में है पूरा का पूरा, पैरेलली चलता है। जो ये कंट्रीज़ हैं एड्रियाटिक सी के पैरेलल चलता है एपिनीज। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैप की वो है कारपैथियंस। यहाँ पे देखिए कारपैथियंस, ये स्लोवाकिया और रोमानिया के बीच में है। स्लोवाकिया और रोमानिया कहाँ पे हैं, यहाँ पे मैप में देख लीजिए। स्लोवाकिया यहाँ है और रोमानिया यहाँ पे है, तो ऐसे लोकेशन होगी कारपैथियंस की। आगे कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, आगे देखिए, दो तीन जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, कई बार यूपीएससी पूछ लेती है, जैसे माउंट वेसुवियस, जो ये वोल्केनो वाले जो माउंटेन्स हैं वो इटली के अंदर हैं। 2-3 माउंटेन्स, यहाँ पे नाम तो नहीं दिए हुए, वैसे आप देख लीजिए, माउंट वेसुवियस। एक माउंट स्ट्रोम्बली आपने सुना होगा जब आप जीसी लियोंग की बुक पढ़ते हो, वो भी इटली के अंदर में है, यहाँ पे है माउंट स्ट्रोम्बली। और एक जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है वो है माउंट इटना। ये रेंजेस नहीं है, ये माउंटेन्स हैं, पूरी माउंटेन्स की रेंज नहीं है, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं और वोल्केनिक माउंटेन्स है। कई बार यूपीएससी पूछ लेती है कि माउंट जो स्ट्रोम्बली है कहाँ है, माउंट एटना कहाँ है। वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इटली के अंदर में है ये। और क्या इंपॉर्टेंट है, पायरीन्स माउंटेन्स। पायरीन्स माउंटेन्स कहाँ हैं, यहाँ पे देखिए, पायरीन्स माउंटेन यहाँ पे हैं। ये स्पेन और फ्रांस के बीच में है, यहाँ पे देखिए, स्पेन और फ्रांस के बीच में, तो यहाँ आसपास पड़ेंगे ये, स्पेन और फ्रांस के बीच में पायरीन्स माउंटेन्स। एक जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं वो हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर में नाम से ही पता लग जाता है, तो कुछ ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंजेस। अब डिस्कस करते हैं हम कुछ रिवर्स और लेक्स। यहाँ पे देखिए, लेक्स की बात करें तो देखिए 2 लेक इंपॉर्टेंट है, एक है लेक लाडोगा, एक है लाइट लेक ओनेगा। 2 लेक्स फेमस हैं, लेकिन बात यह है कि ये रशिया के अंदर में आती हैं दोनों की दोनों, और रशिया यूरोप से हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि रशिया अलग से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल डिस्कस करेंगे हम रशिया, कल क्यों, आज क्यों नहीं, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम लगता है ये इमेजेस बनाने में और ये सब कुछ ढूंढने में। तो कल हम डिस्कस करेंगे, पेपर से पहले पहले हम सारे डिस्कस कर लेंगे आराम से। और ये 2 लेक्स हैं वो तो रशिया में आती हैं। उसके बाद रिवर्स की बात करें तो कौन कौन सी रिवर्स इंपॉर्टेंट है, ये राइन नदी। राइन नदी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, यूरोप की इंपॉर्टेंट वाटरवे है, और नॉर्थ सी के अंदर में ये रिवर गिरती है। और यहाँ पे देखिए कई सारे देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है। पहले ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाती है, नहीं, पहले ये स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे देखिए, ये नीचे स्विट्ज़रलैंड है, ऊपर जर्मनी है, तो इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बना रही है। बाद में ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे फ्रांस है और ये जर्मनी है। बाद में ये नॉर्थ सी के बीच में गिर जाती है। इंपॉर्टेंट वाटरवे है ये यूरोप का। उसके बाद में इंपॉर्टेंट रिवर है एल्ब, चेक रिपब्लिक से निकलती है, और जर्मनी की काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिवर है, और ये भी नॉर्थ सी के अंदर जाती है।
उसके बाद में डोनबे रिवर। ये देखिए ब्लैक सी की अगर बात करें ना हम, कुछ इंपॉर्टेंट पूरा मैप दिखाता हूँ, एक सेकेंड आपको। यहाँ पे देखिए ये पूरा मैप है। ब्लैक सी की बात करें ना, ब्लैक सी का जो वाटर है काफ़ी फ्रेश वाटर है, जबकि ये पूरा जो सी है ये लैंड लॉक्ड है। आमतौर पे हम जब सैलिनिटी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं, ये हमें पता लगता है कि जो सी जो होता है, जो समुद्र लैंड लॉक्ड होता है, यानी खुद अपने आप से अलग ही होता है। अब ये देखिए किसी दूसरे समुद्र से नहीं मिल रहा है ये ब्लैक सी, तो वो काफ़ी, वहाँ का पानी काफ़ी सैलीन होता है, काफ़ी नमकीन होता है। लेकिन ब्लैक सी में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है काफ़ी सारी रिवर्स इसके अंदर गिरती है। सारी डी वाली जो रिवर्स हैं, जैसे डोन रिवर, यहाँ पे देखिए डोन रिवर है, फिर उसके बाद में डनाइपर रिवर है और डनाइस्टर है, डोनबे है, ये सब सारी रिवर्स हैं, ये ब्लैक सी के अंदर गिरती हैं। तो इसी कारण से ब्लैक सी का जो पानी है वो ज़्यादा नमकीन नहीं होता और फ्रेश वाटर होता है। इसलिए यहाँ फिर कहाँ थे हम, रिवर डिस्कस कर रहे थे हम, एल्ब रिवर की हम बात कर रहे थे, ये डिस्कस हमने कर ली थी। डोनबे रिवर हम डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है जो डोनबे रिवर है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन्स हैं वो जर्मनी के अंदर में है, वो मैप में दिया नहीं हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन्स हैं वो जर्मनी के अंदर हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है डोनबे रिवर और जाती है ब्लैक सी के अंदर में, काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जर्मनी, उसके बाद में ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, इन सभी देशों से गुजरती है। ये देखिए यहाँ पे पूरा। उसके बाद में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, सीन रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। पेरिस जो सिटी है वो सीन रिवर के ऊपर में है और पेरिस की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, इंग्लिश चैनल में ये जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जाके इंग्लिश चैनल में ये जाती है। आगे कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आगे तो रशिया स्टार्ट हो गया, रशिया हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।